जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका 3 में द सर्कल ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, पिछले जो लेक्चर में है वो मैंने आपको कहाँ तक बताया था, यानी कि एक तो मगध के जो है उत्कर्ष के बारे में चर्चा की थी और एक 16 महाजनपदों के बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया था, और राजाओं की जो उत्पत्ति यानी किस तरह से राजा पहला राजा बना वो भी मैंने आपको बता दिया था। तो आज जो है वंशों का क्रम यानी वंश के क्रम में कौन सा पहला राजा आता है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला जो वंश के क्रम में राजा आता है वो कौन आते हैं? हर्यक वंश। हर्यक वंश में कौन कौन से राजा हुए? पहला हुआ बिंबिसार आपका, दूसरा हुआ आपका अजातशत्रु, तीसरा हुआ आपका उदयन उद्भव। उसके बाद आपके उदयन उद्भव के जो पितरों में है सत्ता के लिए घमासान बच गया, और उनके जो नाम है अनिरुद्ध, महामुंड, ठीक है। तो और नागदशक, अंतिम जो इसमें कुछ प्रसिद्ध राजा था वो नागदशक था। तो आइए जो है बिंबिसार के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। अब बिंबिसार का जो शासनकाल था वो मगध में था, और कितने से कितने ईस्वी तक रहा था। ये मगध के शासन का जो है वास्तविक महत्वपूर्ण, या जिसे हम महत्व देकर बात कर सकते हैं, तो वो वाला जो संस्थापक है वो कौन है? आपका बिंबिसार है। 540 से 492 ईसा पूर्व तक जो है इसने शासन किया था। अब दोस्तों, हर्यक वंश जो थी वो एक नाग जाति से जो है ताल्लुकात रखने वाली नाग जाति के जो वंशज थे। अब इसमें जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने जब वो यानी किसी अपने समय में जब यानी बिहार का कुछ दौरा करने गए होंगे तो वहाँ उन्होंने एक चर्चित भाषण दिया था। तो उन्होंने कहा था कि यह जो है लिच्छवी का सेनापति था जो मगध पर शासन करते थे, ठीक है। तो ऐसा उनकी एक टिप्पणी थी। अब दीपवंश में जो बिंबिसार के पिता का क्या नाम है? वो बोधिस मिलता है, ठीक है। और 15 वर्ष की उम्र में है जो इसे उसके पिता ने राजा बनवा दिया था। और मत्स्य नामक एक ग्रंथ में जो नाम मिलता है वो क्या मिलता है? क्षेत्रजस। और जैन ग्रंथ में जो नाम मिलता है वो क्या मिलता है? इनका श्रेविक मिलता है। और अजात शत्रु का कुछ जैसे कि कोई प्रसिद्ध नाम या दूसरा नाम क्या है आपका? कुणिक। अजात शत्रु को हम क्या कहते हैं? कुणिक भी कहते हैं। अब कैसा राजा था ये? एक तो ये विस्तारवादी था, दूसरा ये दूरदर्शी था, ठीक है। और तीसरा ये कूटनीतिज्ञ था, यानी कि ये युद्ध लड़ने के बजाय अपने बुद्धि का प्रयोग करके अन्य राज्यों को मिलाने का प्रयास करता था, और वही इसने किया भी, जैसा हम आगे अब पढ़ेंगे। अब पहला विवाह जो इसने किया किससे किया? जो एक लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री छेलना या छलना, दोनों नाम एक ही स्त्री के हैं। अब दोस्तों, जब इसने यानी लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री छलना से विवाह किया तो उसका फायदा क्या हुआ, ये हम उस बारे में पढ़ते हैं। अब सबसे पहले तो उसने क्या किया कि मगध के जो उत्तरी जो भूभाग था वहाँ से इसने अपनी सीमा सुरक्षित कर ली। दूसरा, ये आपका लिच्छवी जो राज्य है इससे इसके संबंध हो गए, और ये जो है यहाँ से इसकी संधि हो गई, मैत्री हो गई। तीसरा, यहाँ पे कुछ जो नदी पार से गंगा नदी पार के वैशाली में लूटपाट करते थे, तो यहाँ पे जो है फिर यहाँ पे इसका जो है सत्ता पर अधिकार हो गया, और धीरे धीरे यहाँ पे इनने मैत्री कर ली। तो यानी कि मगध से अब इसने इतना जो शासन है धीरे धीरे अपना विस्तारवादी जो कूटनीतिज्ञ है वो स्टार्ट कर दिया। अब दूसरे विवाह इसने किससे करा? कौशल नरेश की जो प्रसेनजीत जो एक शासक हुआ करता था, कौशल नरेश, उसकी जो बहन है महाकौशला से विवाह किया। विवाह करने के बाद इसे क्या मिला? 1 लाख रुपए की वार्षिक आय मिली, और काशी मिला, जिसे आप आज के डेट में क्या कहते हैं? वाराणसी भी कहते हैं, ठीक है। और प्लस मैत्री किससे? कौशल और वत्स से मिला हुआ, ठीक है। कौशल से जो लगा हुआ वत्स था, और जब इसने कौशल से अपने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए तो वत्स पे भी जो है इसका लगभग कुछ ना कुछ अधिकार हो गया, और वहाँ से भी इसकी मैत्री हो गई। तो ये राज्य तो पहले ही था आपका। अब इसने यहाँ पे कौशल,
ठीक है, यहाँ पे इसने वत्स। तो जो है अब इसने धीरे धीरे जो है अपना राज्य बढ़ा लिया। ठीक है, अभी तक इसने एक भी युद्ध नहीं करा है, लेकिन साम्राज्य का विस्तार कर लिया है। तो इसी बात में से कहा जाता है ये जो है एक कूटनीतिज्ञ शासक था। फिर इसने तीसरा विवाह किससे किया था? मद्र देश की जो राजकुमारी है क्षेमा, उससे जो है इसने तीसरा विवाह किया था। अब महावंश में जो है इसकी बिंबिसार में एक दीपवंश, महावंश श्रीलंका के द्वारा लिखे गए हुए ग्रंथ हैं। तो महावंश में इसकी 500 रानियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यानी कि अब इतना विभाग किया कि 500 रानियों का उल्लेख मिल गया इसका। अब अवंती के जो शक्तिशाली राजा थे, जब वे पांडु रोग से ग्रस्त थे, तो इसने अपना वैद जीवक नाम का एक वैद्य था जो, ठीक है, वो अवंती के राजा के पास भेजा था। अब जीवक नाम के वैद्य ने अवंती के राजा को जो है ठीक कर दिया। ठीक करने के बाद अब अवंती का राजा खुश हुआ और उसने बिंबिसार के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर लिए। अवंती के राजा के सिंह के रोरूप के शासक और रुद्रायन और गंधार के पुकुसाती उसके मित्र थे। ठीक है, अब जब अवंती के राजा के साथ बिंबिसार की मित्रता हुई तो जाहिर सी बात है कि इनके साथ भी इनकी घनिष्ठ मित्रता हो गई। किसके? सिंध के रोरूप के शासक रुद्रायन और गंधार के पुकुसाती, ठीक है, उसके मित्र बने। अब जाहिर सी बात है कि अगर मित्र बन गए तो जब लड़ाई हुई होगी तो सेना में भी सहयोग दिया होगा। तो इस तरह से जो है इसकी बिंबिसार की जो है शक्ति और साम्राज्यवादी नीति का विस्तार होता गया। अब सबसे पहले उसने क्या जीता? अंग जीता। अंग मगध से पूर्वी दिशा में लगता हुआ एक महाजनपद हुआ करता था। अब अंग के जो राजा थे, अंग के राजा कौन थे? अंग के राजा थे ब्रह्मदत्त। अब ब्रह्मदत्त ने बिंबिसार के पिता को एक बार मगध में हराया था, ठीक है, और मगध के कुछ भूभाग पर आक्रमण कर लिया था। लेकिन अब बिंबिसार यानी अपने पिता के बाद राजा बना। अब बिंबिसार ने जब अंग पर यानी पिता के समय से दुश्मनी चली आ रही है उसकी, तो जब उसने अंग पर आक्रमण किया तो इस बार जो है अंग हार गया और इसने बिंबिसार ने अंग को अपने मगध राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो पहला जो आप आक्रमण कह सकते हैं वो किससे कह सकते हैं कि पहले जो बिंबिसार का आक्रमण द्वारा क्षेत्रीय प्रसार हुआ था वो कहाँ हुआ था? अंग में हुआ था। अब अंग जीतने के बाद बिंबिसार ने अपने जो पुत्र है, उसका पुत्र कौन था? अजातशत्रु था। उसे क्या बनाया? उपराजा बनाया। ठीक है दोस्तों, और उपराजा कहाँ का बनाया? चंपा का बनाया। अब मगध के विस्तार, बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा बनाया और मगध के विस्तार का जो है दौर प्रारंभ हुआ और ये कहाँ रुका? अशोक के कलिंग जीतने तक प्रारंभ रहा। ठीक है, प्रारंभ रहा। अब बिंबिसार ने जो आज के यानी अब अंग पर आक्रमण किया है, ये कब तक चला? जब तक अशोक ने कलिंग न जीत लिया। और आपको पता ही होगा कि कलिंग में किस तरह से थोड़ा निर्दय पूर्वक जो है विजय प्राप्त की गई थी, तो जिससे जो है प्रियदर्शी सम्राट अशोक की आंखें भर आई और हृदय परिवर्तन हुआ। तो वहाँ पे जाकर जो है ये साम्राज्यवाद नीति का अंत हुआ। अब 80,000 गांव और 900 मील का जो क्षेत्र था वो बिंबिसार के यानी अंडर आ गया था और व्यवस्थित शासन, सड़क, नहरों और पदाधिकारियों और का जो निर्माण है बिंबिसार ने करवाया था। ठीक है, यानी जो पहला व्यवस्थित शासन है, ठीक है, सड़कों का निर्माण है, नहरों का निर्माण है, यह बिंबिसार ने अपने जो भी इसका 900 मील का क्षेत्र था वहाँ पे करवाया था। और व्यवस्थित शासन, व्यवस्थित रूप से पदाधिकारियों की नियुक्ति शासन संभालने के लिए किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। और बिंबिसार के शासनकाल में जो सभी गांव हैं वो संपन्न माने जाते थे और यहाँ पर ग्राम सभा होती थी। ग्राम सभाएं 80,000 ग्रामों के प्रतिनिधि जो हैं
यहाँ पर क्या नाम बिंबिसार की ग्राम सभाओं में हिस्सा लिया करते थे और अपनी अपनी समस्या और समाधान निकाला और बताया करते थे। ठीक है, प्रांतों ने जो है उपराजा का पद नियुक्त किया, यानी कि हर प्रांत में क्या हो गया, एक उपराजा हो गया जो राजा के नीचे रहेगा और राजा को जानकारी देगा और राजा के अन्य काम करेगा। अब अजातशत्रु क्या था, चंपा का उपराजा था। ठीक है दोस्तों, वह क्या करता था, गुण और दोष के आधार पर सजा देता था। ठीक है, वह एक निर्माता भी था, इसने बहुत सी चीज़ों का निर्माण भी कराया। अब राजगृह नामक एक नवीन नगर बनवाया था। ठीक है दोस्तों, इसने क्या किया था, राजगृह नामक एक नवीन नगर बनाया था। अब बुद्ध को वेणुवन तथा रस्ते के लिए, अब बुद्ध को जो वेणुवन किसने दान में दिया था, राजा बिंबिसार ने। और एक बार क्या हुआ कि लिच्छवी नरेश ने भगवान बुद्ध को उपदेश देने के लिए बुलाया, तो रास्ता बहुत ख़राब था। तो बिंबिसार ने क्या किया, रास्ते का जो है निर्माण कराया भगवान बुद्ध के जाने के लिए, और उसका जो नाम रखा गया वो क्या रखा गया, बिंबिसार मार्ग। ठीक है दोस्तों, तो ये निर्माण कराए थे। अब जैन ग्रंथ में इसे क्या मानते हैं, बिंबिसार को मत का पोषक मानते हैं और सहिष्णु था। ठीक है, यानी कि हिंदू धर्म, जैन धर्म, बाकी अन्य धर्मों के प्रति बिंबिसार क्या था, सहिष्णु था। अब चंपा के प्रसिद्ध जो ब्राह्मण थे, वहाँ पे एक सोहंदर नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था। वहाँ की संपूर्ण जो है आमदनी है, इसने बिंबिसार ने उस ब्राह्मण को दान में दे दी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका बिंबिसार का जो है विस्तार में चर्चा कि उसका जो जीवन काल कैसा रहा। अब हम इसके पुत्र की बात करते हैं, किसकी, अजातशत्रु की बात करते हैं। ठीक है, बिंबिसार के बाद उसका पुत्र जो है अजातशत्रु, जिसे हम क्या कहते हैं, कुणिक भी कहते हैं, राजा बना। अजातशत्रु ने कब से कब तक शासन किया कि 490 से 462 BC के करीब शासन किया। और साम्राज्यवादी ये कैसा था, ये भी अपने पिता की तरह साम्राज्यवादी था। ठीक है, अब पिता के मरने के बाद कौशल और मगध के बीच संघर्ष छिड़ गया। ठीक है दोस्तों, और प्रसेनजित जो है क्रुद्ध हो गया इस चीज़ से। अब क्या हुआ कि प्रसेनजित की बहन महाकौशला के साथ जो है बिंबिसार के संबंध थे। बिंबिसार के मृत्यु के बाद जो है महाकौशला की भी जो है मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद अभी इस जो है परिवार से तो नाता टूट ही गया, लगभग ख़त्म ही हो गया। तो प्रसेनजित क्या हुआ कि वो क्रुद्ध हो गया। ठीक है, अब वो यानी कि अब कोई अधिकार का कारण बचा नहीं, तो वो क्या हुआ, दोनों के बीच मनमुटाव हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये एक इनके बीच संघर्ष का कारण चलता रहा। अब पहले युद्ध में प्रसेनजित हारा और भागकर इसने श्रावस्ती में शरण ले ली। यानी कि जब अजातशत्रु अपने पिता की जगह शासन पर आया तो कौशल नरेश, प्रसेनजित और अजातशत्रु के बीच संघर्ष हुआ, फिर युद्ध हुआ। ठीक है, युद्ध में कौन हारा, प्रसेनजित हारा, और उसने भागकर कहाँ पे शरण ली, श्रावस्ती में शरण ली। ठीक है, बाद में संदेह हुई और प्रसेनजित की पुत्री वाजिरा के साथ अजातशत्रु का विवाह हुआ। यानी कि फिर वही पिता वाली कंडीशन आ गई। महाकौशला से, प्रसेनजित की बहन से बिंबिसार का विवाह हुआ था, और प्रसेनजित की पुत्री से किसका विवाह हो गया, अजातशत्रु का विवाह हो गया। अब वहाँ पे जो एक जगह तो जो है विवाद का निपटारा हुआ, यानी कि कौशल में। अब वैशाली और वज्जी, ठीक है, के बीच जो है मनमुटाव चल रहा था, किससे, मगध से। ठीक है, अब क्या था कि वैशाली के थ्रू ही जो है ये आपके वज्जी और वैशाली कौशल के थ्रू ही इससे मगध राज्य से संधि किए हुए थे। अब पिता की जब बिंबिसार की मृत्यु हुई तो क्या हुआ कि यहाँ पे भी जो है संघर्ष छिड़ गया। ठीक है, ये युद्ध के बाद सुलझा, लेकिन ये दोनों नहीं सुलझे। अब वैशाली और वज्जी के बीच मनमुटाव था मगध से। ठीक है, एक कारण क्या था कि गंगा नदी के किनारे एक हीरे की खान हुआ करती थी, जिसपे वज्जी और मगध दोनों की संधि से जो है था कि आधा आप लेंगे, आधा हम लेंगे। लेकिन वज्जी यानी वज्जी नाम का जो महाजनपद था, उसने जो है उस पर संपूर्ण अधिकार जो है जमाया, जिससे मगध और वज्जी के बीच में
चतुरता आरंभ हुई। ठीक है दोस्तों, तो ये एक जो है मगध और वज्जी के बीच में युद्ध का कारण रहा। अब दूसरा कारण क्या बताया जाता है कि जैन ग्रंथ के अनुसार चेलना का पुत्र हल और बेहल, ठीक है दोस्तों, चेलना का पुत्र हल और बेहल को उसके पिता बिंबिसार ने हाथी और एक हीरो से जड़ा हुआ हार दिया था। ठीक है, अब अजातशत्रु यानी पिता बिंबिसार की मृत्यु के बाद अजातशत्रु ने वो हाथी और हार जो है वापस हल और बेहल से वापस मांग लिए। तो हल और बेहल क्या गए, प्रसेनजीत अपने नाना चेटक के पास वहाँ पर चले गए। ठीक है, और सारी कंडीशन के बारे में बताया। अब जब यह अजातशत्रु को पता लगा तो अजातशत्रु ने क्या किया कि चेटक के जो सरदार या आप राजा कह लीजिए, वहाँ के सरदार से क्या कहा कि आप हल बेहल को मुझे वापस दीजिए। ठीक है, तो लिच्छवी के जो सरदार थे उन्होंने क्या किया, ये जो मांग है अजातशत्रु की अस्वीकार कर दी। और दूसरा कारण आपका ये, आप ये समझ लीजिए, ये भी आपका युद्ध का बना। ठीक है, अब आपको आपके पास जो है दो कारण है, एक तो हीरो के खान, दूसरा ये हल और बेहल वाला विवाद। ठीक है दोस्तों, तो ये दो कारण रहेंगे आपके युद्ध के। अब इसमें क्या रहा कि आपका अजात अब 9 लिच्छवी, 9 मल्ल और 18 गणराज्य, ठीक है, ये युद्ध में एक तरफ थे। अजातशत्रु, ठीक है, और वत्सराज, ठीक है, ये दोनों एक तरफ थे। अब इन दोनों के बीच क्या होना था, युद्ध होना था। अब इधर की साइड में मगध का पड़ोसी प्रगोत वंश सोच रहा था कि इस बीच में मैं भी युद्ध कर दूं, लेकिन ये कर नहीं पाया। ठीक है, या फिर इसने सोचा कि अभी सही समय नहीं है, बाद में करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मेन युद्ध किस में हुआ, इन दोनों के बीच में हुआ। इसमें कौन जीता, अजातशत्रु जीता। ठीक है, एक वत्सकार नाम का व्यक्ति हुआ करता था। अब युद्ध जीतने के लिए अब ये जो ग्रुप इकट्ठा हो रहे थे, 18 गणराज्य, 9 मल्ल, 9 लिच्छवी राजा, तो इनमें सबसे पहले क्या किया कि अजातशत्रु ने वत्सराज द्वारा फूट डलवाई। ठीक है, जिससे इनकी शक्ति में थोड़ा लचीलापन आया, और तब अजातशत्रु ने इनसे युद्ध किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। और वत्सकार ने इसमें क्या किया था, विभेद का कार्य कुशलतापूर्वक किया था और इन्हें आपस में ही लड़वा दिया था, जिससे इनकी शक्ति कमज़ोर पड़े। अब सिर्फ अवंती बचा था। ठीक है, यानी कि अब ये जीत गया, तो 9 लिच्छवी, 9 मल्ल, 18 गणराज्य। ठीक है, ये आपका वैशाली, वज्जी, कौशल, ये सारा क्या हुआ, ये लड़ाई द्वारा अजातशत्रु ने जीतकर अपने अंडर में कर लिया था। अब अजातशत्रु के साथ सामने एक है जो ताकतवर प्रतिद्वंदी था, अवंती। जैसे कि आपको बताया होगा कि अवंती में जो है लोहा मिलता था, और मगध में भी खूब जो है भरपूर मात्रा में लोहा मिलता था। तो ये जो दोनों राज्य महाजनपद थे, ये दोनों शक्तिशाली थे। अब सिर्फ अवंती बचा था। अजातशत्रु की जो अब क्या हुआ कि अजातशत्रु की जो कन्या पद्मावती का विवाह वत्सराज उद्यन से हुआ। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये वत्सराज ये जो यहाँ पे विभेदी कार्य किया था, तो उज्जैन का जो राजकुमार था, ये कौन था, आपका वत्सराज था। तो उससे अजातशत्रु की कन्या पद्मावती का विवाह हुआ था। तो राजगृह में उस स्तूप का निर्माण करवाया था। दोस्तों, महाबुद्ध के जो परिनिर्वाण में जो भगवान बुद्ध की अस्थियों को 8 अलग अलग भागों में बराबर बांट कर रखा गया था, तो उन अस्थियों को के लिए जो स्तूप बनवाया था, वो किसने बनवाया था, अजातशत्रु ने बनवाया था। तो हम कह सकते हैं कि अजातशत्रु भी क्या था, बौद्ध धर्म का उपासक था। और ये था इसका, ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका अजातशत्रु का जो है जीवन काल के विस्तार में चर्चा, और उसने कहाँ कहाँ युद्ध लड़ा और कैसे शासन किया। और अंत में 32 वर्ष शासन करने के बाद वह अपने पुत्र उदयन द्वारा मार डाला गया। ठीक है दोस्तों,
इसे बिंबिसार को किसने मारा था? अजातशत्रु ने मारा था, ऐसा कुछ ग्रंथों के अनुसार मत है। कुछ ग्रंथ के अनुसार ये कहते हैं कि वह प्रेम करता था या किसी अन्य कारण से मरा, तो इस बात को लेकर मतभेद हैं। लेकिन इस वंश को जो कहा गया है वो पितृहंता ही कहा गया है। अब अजातशत्रु के बाद कौन राजा बना? उदयन या उदयभद्र राजा बना। अब जैन ग्रंथ में इनकी माता कौन है? पद्मावती है। कौन सी? अजातशत्रु की कन्या पद्मावती का विवाह वत्सराज उदयन से हुआ, यानी कि इनके पिता कौन है? वत्सराज हैं। अब जैन ग्रंथ में माता का नाम क्या दे रखा है आपका? पद्मावती। ये कौन थे? आपके चंपा के उपराजा हुआ करते थे। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद कौन उपराजा हुआ करते थे? उदयन चंपा के उपराजा अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ करते थे। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उदयन और उदयभद्र, या दोनों नाम एक ही जो है व्यक्ति के हैं। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद ये जो है आपका मगध का नया राजा बना। अब कुलीन और अमत्यो ने जो है इसे राजा बनाया था। ठीक है, गंगा और सोन नदियों के बीच संगम पर इसने क्या रहा है? पाटलिपुत्र नामक एक नगर बनाया, बाद में इसे ही राजधानी बनाया। ठीक है, राजगृह से पाटलिपुत्र जो है इसने राजधानी को जो है स्थापित किया। और ये क्या था? जैन धर्म का उपासक था, यानी कि ये बौद्ध धर्म, ये बौद्ध धर्म, ये अजातशत्रु बौद्ध धर्म, बिंबिसार बौद्ध धर्म, और ये कौन था आपका? जैन धर्म का उपासक था। तो और जैन ग्रंथ में क्या मिलती है? इसकी प्रशंसा मिलती है। जब यह उपदेश सुन रहा था तो एक व्यक्ति ने छुरा भोंककर इसकी हत्या कर दी। यह हत्यारा कौन था? नरेश पालक द्वारा नियुक्त अवंती पालक, अवंती। ठीक है, ये कौन था? अवंती नरेश। ये कौन था आपका? अवंती नरेश पालक द्वारा नियुक्त किया गया एक गुप्तचर था। ठीक है, यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि मगध के सामने अब एक अवंती ही नामक शक्तिशाली राजा था। तो उदयन और उदयभद्र की हत्या अवंती के राजा ने एक गुप्तचर जो है हायर किया था। और उसने जो है, जब वो उदयन किसी गुरु से उपदेश सुन रहा था तो उसकी जो है हत्या छुरा भोंककर उस गुप्तचर ने कर दी। ठीक है दोस्तों, ये जो पाटलिपुत्र है इसकी जो राजधानी यानी राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी का जो जाने का है, एक कारण ये भी है कि एक तो ये ऊंचाई पर थी। ठीक है दोस्तों, दूसरा कि अब मगध साम्राज्य की सीमा इतनी फैल गई थी कि यह हिमालय से लग रही थी। ठीक है, तो ऊंचाई पर होने की वजह से ये जो है अन्य राज्यों पर, अन्य राज्य महाजनपदों पर नियंत्रण या दृष्टि रख सकती थी। तो इसलिए जो है पाटलिपुत्र को जो है मगध की नई राजधानी बनाया गया। ठीक है, तो ये कारण रहा कि इसे राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी को क्यों ले जाया गया। अब उदयन के जो थे वो आपके 3 पुत्र थे। कौन थे आपके? अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। यह क्या कहलाते थे? पितृहंता थे तीनों। ठीक है, अंतिम में क्या था आपका? नागदशक था, जो एक थोड़ा सा प्रसिद्ध राजा था। इसे जो है दर्शक ग्रंथों में दर्शक भी कहा गया है। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब इन तीनों भाइयों में क्या हुआ कि आपस में षड्यंत्र और हत्याओं का जो है इन्होंने इतनी ज़्यादा अति कर दी कि जनता में असंतोष छा गया। ठीक है, अब सभा या अधिवेशन में क्या हुआ कि एक योग्य शासक शिशुनाग को एक नया अमात्यों ने क्या किया? नया राजा बना दिया। और इस तरह से जो है ये नवीन वंश की जो है मगध में स्थापना हुई। तो इस तरह से जो है हर्यक वंश का यहाँ पर जो है अंत हुआ। और उदयन के उत्तराधिकारियों ने लगभग 412 BC तक अंतिम रूप से शासन किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका रहा हर्यक वंश, जिसमें आपके 3 राजा हुए। पहला कौन हुआ आपका? बिंबिसार, दूसरा आपका अजातशत्रु, और तीसरा आपका उदयन उद्भव। फिर क्या हुआ आपका? उदयन उद्भव के 3 पुत्र, पहला आपका अनिरुद्ध, दूसरा आपका मुंड, और तीसरा आपका नागदशक। अंत में जो था आपका नागदशक था,
और राज्य बदलने का जो प्रमुख कारण था कि इन तीनों भाइयों में जो है राज्य की सत्ता के लिए या षड्यंत्र इन्होंने इतना ज़्यादा रच दिया कि जनता जो है असंतोष हो गई, जनता में विद्रोह हो गया। ठीक है, अमात्यों ने क्या किया कि एक नया और योग्य शासक जो है गद्दी पर बिठा दिया और इस तरह से जो है हर्यक वंश का अंत हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हर्यक वंश के विस्तार में जो है चर्चा रही। अगली बार जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हम शिशुनाग वंश के बारे में। ठीक है, शिशुनाग, फिर कालाशोक आते हैं और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, नंद वंश पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी थैंक यू, जय हिंद।